मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे ट्रांसलेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, अनुवाद और उसका महत्व। किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भावों एवं विचारों को किसी दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करने की क्रिया को अनुवाद अथवा भाषांतर कहते हैं। भाषा रचना में जितनी महत्ता मौलिक रचना की होती है उतनी ही अनुदित रचना की होती है। अनुवाद की हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। अनुवाद द्वारा किसी भाषा के साहित्य की वृद्धि होती है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, सबके अपने अपने साहित्य हैं और उन साहित्यों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रत्येक साहित्य में कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो संसार में बेजोड़ दो होती हैं। इन रचनाओं को अपनी भाषा में अनुवाद किए बिना हम उनको समझ नहीं सकते हैं। हमारी हिंदी भाषा में संसार की अनेक भाषाओं के ग्रंथ अनुदित हैं। हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के ग्रंथों का अनुवाद भी संसार की प्रायः सभी भाषाओं में किया जा चुका है। अनुदित ग्रंथों के द्वारा हम संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित हैं, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं और इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। हमारे भारतवर्ष में अनेक भाषाएं हैं और उनके अपने अपने साहित्य हैं। प्रत्येक भाषी को अपने भाषा और उसके साहित्य पर गर्व होता है। जब हम एक दूसरे की भाषा और उसके साहित्य का आदर करते हैं तो परोक्ष रूप में एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। यही देश की और अग्रसित होता है। इस दृष्टि से भारतवर्ष में अनुवाद का और भी अधिक महत्व है। विभिन्न भाषाओं में निहित ज्ञान विज्ञान को सीखने के लिए हमें यथा ग्रंथों की अपनी भाषा में अनुवाद करना होता है, इसके साथ साथ अपनी भाषा में निहित ज्ञान विज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी यथा ग्रंथों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना होता है। इस दृष्टि से भी अनुवाद का महत्व है। किसी नई भाषा को पढ़ाने में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। वैसे शिक्षण प्रणालियों की चर्चा करते समय हमें अनुवाद की अधिकता की अहित कर बताया है, लेकिन साथ साथ यह भी स्वीकार किया है कि आवश्यकता पड़ने पर अनुवाद का उचित उपयोग होना चाहिए। अनुवाद के द्वारा एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना की जा सकती है। मानव मस्तिष्क सामान्य और असामान्य अवयवों को छापने की स्वाभाविकता रुचि लेता है और इस कारण कभी कभी तुलना द्वारा ज्ञान देना बड़ा लाभकर होता है। अगला पॉइंट आया बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के मूल तत्व। अनुवाद की पहली शर्त ये है कि किसी भाषा की मूल रचना को दूसरी भाषा में ठीक उसी रूप में और शैली में प्रस्तुत किया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि अनुदित रचना स्वाभाविक हो और बोधगम्य हो। इसके लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं और उनकी लेखन शैलियों का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। इन्हीं सबको अनुवाद के तत्व कहा जाता है। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। दोनों भाषाओं की मूल ध्वनियाँ, ध्वनि समूह, शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे दोनों भाषाओं की
लिपियाँ, दोनों भाषाओं की वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का प्रयोग, दोनों भाषाओं की लेखन शैलियों, दोनों भाषाओं की भाषाई संस्कृतियाँ, स्वाभाविकता एवं बोधगम्यता। अब अगला पॉइंट आता है एम्स ऑफ टीचिंग ट्रांसलेशन, अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य। विद्यालयों में अनुवाद की शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को एक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति, भाव एवं विचारों को दूसरी भाषा के माध्यम से ठीक उसी रूप और शैली में अभिव्यक्त करने में निपुण करना होता है। पर इस प्रयास में बच्चों के दोनों भाषाओं के ज्ञान वृद्धि होती है, उनकी रुचियों में विकास होता है और अभिव्यक्तियों में विस्तार होता है। इन्हें हम अनुवाद शिक्षण के गौण उद्देश्य मान सकते हैं और इन सब उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा पॉइंट आता है कौशलात्मक उद्देश्य और तीसरा पॉइंट आता है भावात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को दोनों भाषाओं की मूल ध्वनियों, ध्वनि समूहों, शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरों और लिपियों का स्पष्ट ज्ञान कराना। नंबर 2, छात्रों को दोनों भाषाओं की वाक्य रचना के नियमों और लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। नंबर 3, छात्रों को दोनों भाषाओं की भाषाई संस्कृति से परिचित कराना। नंबर 2 आता है आपका कौशलात्मक उद्देश्य। छात्रों में दोनों भाषाओं के शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और अनुद्वितीय सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना। अगला पॉइंट, छात्रों में दोनों भाषाओं में शुद्ध वाक्य रचना करने की योग्यता का विकास करना। अगला पॉइंट, छात्रों में अनुद्वितीय सामग्री की शैली को आत्मसात करने की योग्यता का विकास करना। अगला पॉइंट, छात्रों में एक भाषा में अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को दूसरी भाषा में ठीक उसी रूप एवं शैली में अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास करना। अगला पॉइंट आता है भावात्मक उद्देश्य। छात्रों में दूसरी भाषा के ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुदित करने की रुचि जागृत करना। छात्रों में अपनी भाषा के ग्रंथों को दूसरी भाषा में अनुदित करने की रुचि जागृत करना। छात्रों में अपनी भाषा के साथ साथ दूसरों की भाषाओं के ग्रंथों के प्रति आदर भाव का विकास करना। छात्रों में संसार की विभिन्न भाषाओं एवं उनके साहित्यों के प्रति आदर भाव का विकास करना। और अगला पॉइंट हमारा आता है स्टाइल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की शैलियाँ। अनुवाद 3 प्रकार से किया जाता है: शब्दता अनुवाद, भावानुवाद तथा वाक्य संप्रदायानुसार अनुवाद। शब्दानुवाद, शब्दानुवाद में एक भाषा के शब्दों के स्थान पर दूसरी भाषा के समानार्थी शब्द रख दिए जाते हैं। प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं। शब्दानुवाद में उन नियमों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के वाक्य गीता इज सिंगिंग का हिंदी में अनुवाद होगा गीता गा रही है, या होगा या गीता है गा रही नहीं। इस प्रकार के अनुवाद को प्रायः भावों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उसके कारण कभी कभी बड़ा अनर्थ हो जाता है। हिंदी में वाक्य मेरा सिर चक्कर खा रहा है
का यदि कोई अंग्रेजी में माई हेड इज ईटिंग सर्किल अनुवाद करे तो मूल वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। इस दृष्टि से अनुवाद की ये शैली उपयुक्त नहीं है, परंतु अनुवाद की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य शैली अपनाई भी नहीं जा सकती। भावानुवाद यह अनुवाद की दूसरी शैली है। इसमें किसी भाषा की रचना को पढ़कर उसके भाव को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से इसे अनुवाद ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें मूल रचना के भाव तो स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी शैली का निर्वाह नहीं हो पाता। इसलिए अनुवाद की यह शैली भी उपयुक्त नहीं है। अनुवाद की शिक्षा की दृष्टि से भी यह अनुपयुक्त है। वाक्य संप्रदायानुसार अनुवाद यह अनुवाद की तीसरी शैली है, जिसमें एक भाषा की रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय मूल रचना के भाव और उसकी शैली दोनों का निर्वाह किया जाता है। इस प्रकार अनुवाद करने वाला व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि मूल रचना के भावों का ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाए। अब आता है हमारा टीचिंग ऑफ ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद का शिक्षण। विद्वानों का ये भ्रम निराधार है कि अनुवाद करना मौलिक रचना से सरल होता है। मौलिक रचना में मनुष्य स्वतंत्र होता है, उसे किसी प्रकार का अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत अनुवाद करते समय दूसरे के भाव, विचार और अनुभवों से अपने आप को परिचित करना होता है। इतना ही नहीं, अब तो अनुवाद करते समय यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि अनुदित रचना में मूल रचना की शैली का निर्वाह हो। यदि अनुदित रचना मूल रचना के भावों का स्पष्टीकरण और भाषा एवं शैली का प्रतिनिधित्व करने में सफल न हुई हो, तो उसे उच्च कोटि की अनुदित रचना नहीं कहा जा सकता। दूसरे मौलिक रचना करने में केवल अपनी भाषा का ज्ञान होना ही आवश्यक होता है, जबकि अनुवाद की क्रिया तभी कही की जा सकती है जब अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। अनुवाद शिक्षण की 3 प्रणालियाँ होती हैं। पहली आपकी होती है पुस्तक प्रणाली, दूसरी होती है आपकी आगमन और निगमन प्रणाली, और तीसरी होती है आपकी दुभाषीय प्रणाली और तुलना एवं अनुकरण प्रणाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।